डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम लेसन अभी आपका सेकंड ही चल रहा है और वीडियो संख्या 6 है। 6th वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली जो वीडियो थी हमने 750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। इन दोनों चीजों को मिलाकर ये दोनों चीजों किसी एक चीज का भाग रही, वो था सामंतवाद। सामंतवाद, सामंतों का वाद। कोई भी इज्म है, इज्म मतलब वाद होता है। ह्यूमनिज्म मानववाद, टेररिज्म आतंकवाद, टेरर। तो ये इज्म है फ्यूडलिज्म। फ्यूडल का जो है इज्म है, ये फ्यूड जो जगह है, जगह का इज्म। तो सामंतवाद में अगर हम बात करें तो मध्यकाल में पनपी जो है सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका भी समय रहा, जो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था का रहा था, हमने जो पढ़ा है। भारत में सामंतवाद का रूप जो है यूरोपीय सामंतवाद से कई मायनों में, मतलब यूरोपीय से भिन्न था। यूरोप पे तो बाद में सामंतवाद आया है। उदाहरण के लिए इसमें यूरोपीय सामंतवाद की तरह मैनर प्रणाली नहीं था, तथापि सामंती प्रणाली की दूसरी बहुत सी राजनीतिक और आर्थिक विशेषताएं भारत में मौजूद थी। कई विशेषताएं तो मिलती हैं, राजनीतिक और आर्थिक जो विशेषताएं हैं या विशिष्टताएं हैं वो मौजूद थी भारत में भी। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इसे सामंतवाद का भारतीय रूप बताया है। ध्यान रहे, यह अचानक व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई, ये तो कई बार पढ़ चुके, बल्कि धीरे धीरे कई जो है इसमें कारण, सदियां लग गई इसको विकसित होते हुए। लेकिन 6वीं 7वीं जो शताब्दी थी उसमें ये प्रक्रिया तेजी से हुई, क्योंकि जब राज्य जो है कमजोर होते जा रहे थे, उनका पतन होता जा रहा था और छोटे छोटे कई राज्य, स्वतंत्र राज्य उभर रहे थे और उसमें ये सामंत भी उभर रहे थे। तो वो सारी भी हम पढ़ेंगे कारण। तो एक ऐसा वर्ग बना, ऐसा वर्ग हैवी हो गया, समाज के ऊपर भारी हो गया, जो स्वयं खेती नहीं करता था, ये हम पढ़ चुके हैं। वो बिचौलिए का काम करता था सरकार और किसान के बीच में, और स्थानीय जो प्रशासन था या जो चीजें थी, व्यवस्था थी, उस पर भी उसका नियंत्रण ज्यादा था। किसानों से वसूला जाने वाला लगान व अन्य जो आमदनी के जो कर थे वो उसके स्रोत थे आमदनी के। आर्थिक दबाव एक ओर तो किसानों पर पड़ा और दूसरी ओर राजा भी सेना और भू राजस्व के लिए निर्भर होते गए। इनके ऊपर इनकम जो है राजस्व भी इनसे लेते थे और सेना भी लेते थे। इनके ही आधार पर वो अपना काम चला रहे थे। यही नहीं, वस्तुतः इन सामंतों और जमींदारों ने इस काल की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित किया। तो उसको हम समझेंगे कैसे प्रभावित किया। तो ये भूमिका बन गई है। अब आता है पहला बिंदु, जो कि विशेषताएं जो हम पढ़ेंगे। मुख्य क्वेश्चन है सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। तो किस कारण इसमें सबसे पहले विशेषता ये हम पढ़ चुके हैं, इसके कई बिंदु आप ध्यान करेंगे। तो केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, ये हम पढ़ के आए हैं कि राजा हर्ष का जो काल था उस समय कई जगह पतन हो चुका था। गुप्त काल, मौर्य काल, फिर गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल में तो काफी पतन हुआ। तो पहले तो क्या था कि शक्तिशाली सम्राट होता था, उसके नीचे काफी सारे जो नौकरशाही काम करती थी। तो नगद वेतन की परंपरा थी, नगद वेतन दिया जाता था। शक्तिशाली सम्राट, सब सेना, सब प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी गणों का एक पूरा तंत्र था। ग्राम स्तर तक केंद्र का सीधा संपर्क था। कुषाणों और सातवाहनों के काल में भी ये जारी रहा, लेकिन गुप्त काल में भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। और पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये आप पढ़ के आए हैं, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, इसमें ये ज्यादा चलना शुरू हो गया था। राजपूतों में भी ऐसा आ गया था कि राजस्व मुक्त क्षेत्र जो है या गांव जो है वो इनको वेतन के रूप में दिए जाने शुरू हो गए थे।
साथ ही सामंतों का भी अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार होता था। वहाँ पर लगान प्राप्त करना है, शांति है, कानून है, न्याय है, सब काम इनके ही थे। जरूरत पड़ने पर राजा को सेना भेजते, उपहार भेजते और कुछ कर का भाग भी भेजते थे। ये सारा वो काम करते थे। तो कुल मिलाकर जो सीधा संपर्क जो राजा का था वो समाप्त हो गया। अब बिचौलिया जो है बिचौलिया ही संपर्क करता था केवल। तो राजा का प्रजा से सीधा संपर्क न रहने के कारण प्रजा की निष्ठा में कमी आ गई। जब मिलेंगे ही नहीं, कोई बात ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि राजा क्या चाहता है, तो ये निष्ठा धीरे धीरे कम हो गई और सामंतों के प्रति ये बढ़ गई। सामंतों को ही वो स्वामी मानने लग गए। तो इस प्रकार सामंतों की जो सत्ता है उसमें वृद्धि होती है। तो रोमिला थापर के अनुसार इस संबंध में क्या कहती है, राजस्व की स्थिति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दृष्टि से राजा की स्थिति अपने सामंतों के मुकाबले में शोचनीय हो गई। ये कौन कहती है, रोमिला थापर। ये नोट कर लें आप, एक आधा कोट आपको लिखना है जरूर। यद्यपि ये शासक महाराजा आदि राज शासक धारण करते थे उपाधियां, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। भूमि अनुदान दूसरी विशेषता है। भूमि अनुदान के बारे में पढ़ के आए थे हम। सामंती प्रणाली का में जो है भूमि अनुदान जो है एक बड़ा कारक था इसको विकसित करने में। प्रथम सदी में वैसे तो इसकी शुरुआत हुई थी अनुदान देने की, लेकिन जब तक ये ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान के रूप में दी जाती थी या धार्मिक महत्व की संस्थाओं को दी जाती थी, उनको कुछ गांव दे दिए जाते थे, उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता था। उनका जो भी मामला था वो संस्था या वो ब्राह्मण देखते थे। लेकिन जब ये परंपरा धीरे धीरे कर्मचारियों तक गई तो धीरे धीरे स्थानीय जो शासक थे या प्रभावशाली व्यक्ति थे वो ज्यादा हैवी हो गए, भारी हो गए शासक के ऊपर। और राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल तथा राजपूत शासकों के समय में ज्यादा हुआ। तो इस समय जो वर्ग उभरा वो था सामंत, ठाकुर, राणा, नायक। ये सुनते होंगे आप शब्द, तो इनके रूप में इनको जाने लगा। हर्षवर्धन के समय में भी गवर्नर, मंत्री, दंडनायकों को भूमि अनुदान दिया गया है, ऐसा वर्णन आता है। अनुदानों के द्वारा सामंतों को, जमींदारों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त हो गए। सामंतों को अनुदान प्राप्त कर भूमि से राजस्व वसूली का ये तो हम पढ़ के भी आए ऊपर भी। अनुदान की शर्तें अगर वो पालन न करने पर जब्त कर ली जाती थी जमीन, तो इसलिए वो कुछ करते ही थे। वह अनुदान व्यक्ति को अपने जीवन पर्यंत ही मिलता था। उसकी मृत्यु होने पर शासक किसी अन्य को वह दे सकता था। मृत्यु बाद, परंतु व्यवहारिक रूप में सामंत की प्राप्त भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का अधिकार चलता रहता था। शासक चेंज नहीं करते थे क्योंकि वो स्वामी भक्ति दिखाते रहते थे। स्वयं को कुल मिलाकर धीरे धीरे वो अपने आप को मालिक मानने लग गए। वस्तुतः भूमि अनुदान ने सामंत प्रणाली को पैदा भी किया, इसे मजबूत भी बनाया और साथ ही साथ इसने शासक की स्थिति को कमजोर भी किया। वह सामंतों पर निर्भर होता चला गया। ये विशेषता दूसरे बिंदु था। तीसरा है सोपानात्मक प्रणाली, हायरार्चिकल, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली। जैसे सत्ता और शक्ति के आधार पर ऊपर से नीचे तक सामंतों का स्थान निर्धारण। सामंतों का जो स्थान है वो कैसे निर्धारण होता था, स्थान निर्धारण ऊपर से नीचे तक कर दिया गया था। अधिकारों और दायित्वों से बने इन सामंतों का भूमि के क्षेत्र, सैन्य शक्ति, वंश प्रतिष्ठा के आधार पर, वंश प्रतिष्ठा, सेना, सैन्य शक्ति कितनी है, कितनी प्रतिभा है, इन सब कारकों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो है छोटा बड़ा सामंत कौन कितना होगा, क्या उसको पदवी मिलेगी, ये तय होता था।
श्रेणी निर्धारित। इन सामंतों की स्थिति का निर्धारण इस बात से भी होता था कि राजा ने उन्हें अधीन कैसे किया, ये भी इंपॉर्टेंट था। युद्ध में जिनको हराकर बनाया जाता था उनको कम स्वतंत्रता होती थी। और कुछ लोग शासक के वंश कुल गोत्र से संबंधित होते थे, राजा को राज्य स्थापित करने में मदद करते थे, राजा उन्हें मान्यता देकर अधिकार प्रदान करता था, ये जागीरदार एवं सामंत बन जाते थे। तो ये एक अलग कैटेगरी थी। वस्तुतः भूभाग, आंतरिक स्वतंत्रता, सेना, वंश, इस सारे से सामंतों की एक सोपानात्मक प्रणाली बन गई। सोपान, सीढ़ियां चढ़ते जाना। शक्तिशाली और बड़े जागीरदार स्वयं भी छोटे राजा की तरह व्यवहार करते थे, छोटे राजा की तरह व्यवहार करते थे जो सामंत होते थे, कि हम भी राजा जैसे ही कपड़े वपड़े, उपाधि, सिंहासन कोशिश करते थे नकल करने की। अधीन उप सामंत भी रखना शुरू कर दिया था उन्होंने, और आगे से आगे जमीन को ठेके पे या किराए पे दे देते थे, अधिकार दे देते थे। इस प्रकार से सोपानात्मक प्रणाली उभरी, पद सोपान उभरे, इस तरह से पद और उभरते गए। अधिक प्रभावशाली सामंत महामंडलेश्वर उपाधियां धारण करते थे। छोटे सामंत राजा, राव, राय, सामंत, भोक्ता इत्यादि उपाधि धारण करते थे। सामंतों के दायित्व, क्या जिम्मेवारियां थी, इनसे क्या अपेक्षा थी, राज्य की क्या अपेक्षा थी। राजा के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे, विशेष अवसर पर राजा के दरबार में उपस्थित होंगे, वो भेंट देंगे, सिर झुकाएंगे, सख्त जो है लेंगे, उस सख्त को भंग नहीं करेंगे। राजा के प्रति वफादारी है, अगर ऐसा कोई करता था तो उसको घृणास्पद माना जाता था। वे अपनी एक बेटी का विवाह जो है राज परिवार या राजा या राजकुमार से करेंगे, ऐसी भी शर्त थी। एक पुत्र, ताकि वो बागी ना हो जाए, राजा के अधीनस्थ रहेगा, मतलब सेवा में रहेगा किसी न किसी विभाग में। वार्षिक भेंट देंगे, और विशेष अवसर जब राजा का जन्म होगा, कुछ और होगा, तब भी कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। अपना जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें जो राजा की मुद्रा है उसी का प्रयोग करेंगे, न कि अपने अलग से सिक्के चलाएंगे। स्मारकों और शिलालेखों में अपने शासक का नाम लिखवाएंगे। अपना भी लिखवा सकते हैं, लेकिन शासक का जरूरी है। अपने क्षेत्र से एक राजस्व का जो भाग है वो भी राजा को जरूर भेजेंगे, एक निश्चित भाग जो निर्धारित होता था। सामंती सेना का गठन करेंगे, राजा को जैसे ही जरूरत पड़ेगी उस सेना को भी भेजेंगे। निरीक्षण भी कर सकता है राजा उस सेना का। युद्ध के समय वे अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होंगे। सैनिक उपकरण भी लेकर आएंगे। तो ये रोमिला थापर इस बारे में कहते हैं कि इन दायित्वों के कारण सामंतवाधिपत्य का सैनिक रूप सबल बना, मतलब वो तो मजबूत होते गए सैनिक दृष्टि से, और राजपूत वंशों के उत्थान में भी इसने प्रशंसनीय योगदान दिया। लेकिन राजा इन सारी चीज़ों से कमज़ोर होता गया, क्योंकि उसने अपनी सेना का प्रशिक्षण वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी उनको जो है काफ़ी कम कर दिया। ये बाद में राजा को नुकसान हुआ, राज्य को नुकसान होता है। अधिकार, कर्तव्य थे, दायित्व थे, तो कुछ अधिकार भी थे। उल्लेख है कि राजा उन्हें कई उपाधियां देता था, कई प्रकार की उपाधियां इनको मिली हुई थी। सामंती महत्व का प्रयोग करने की अनुमति देता था। सिंहासन था, ध्वज था, पालकी थी, ये सारे जैसे जिसकी स्थिति होती थी वैसा उसको उतनी छूट रहती थी। हाथी की सवारी, जुलूस में वाद्य यंत्र, इन सब के अधिकार मिलते थे। ऐसा ही नहीं था हाथी सवारी ऐसे कोई नहीं कर सकता था। राजा द्वारा भू राजस्व वसूलने, ये तो हम पढ़ा है, जो भूमि दी है उसको वसूलने का, अन्य क्षेत्रों से कर वसूलने का, ग्रामीण क्षेत्रों से, अपने क्षेत्र में न्यायाधीश की, मैंने कहा था न्याय का काम भी करेंगे। बलशाली थे कि कोई भी विवाद होता था तो उसमें वो उसको निपटाने में सक्षम थे। अपने अधिकार क्षेत्र में भू राजस्व वसूल कर ये अपनी सेना रखते थे, सेना से शांति स्थापित करते थे। युद्धों का बाहुल्य होने के कारण सेना पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि यही उनकी शक्ति का वास्तविक स्रोत थी।
राजा व सामंतों में शक्ति संतुलन स्थापना में सेना की बड़ी भूमिका थी। स्थानीय स्तर पर सामंतों के अधिकारों की वजह से एक और राजा को स्थानीय स्तर पर नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रही। अब स्थानीय स्तर पर नौकरशाही की ज़्यादा जरूरत नहीं रही, क्योंकि सारा काम कौन करेगा? सामंत करेगा। तो इससे भी कमजोर, वैसे राजा कमजोर हुआ और सामंत मजबूत हुआ। तो गांव की सहायता में भी बाधा हुई। कुछ क्षेत्रों में से ग्राम सभा का अधिकांश शक्ति का लोप हुआ, ग्राम सभा को नुकसान हुआ। कुल मिलाकर स्वायत्ता को, जो एक बड़ी विशेषता थी हमारी। स्पष्ट है कि सामंतों को राजा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त होते थे, साथ ही वे स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली पर अनेक अधिकार स्वयं की हैसियत से प्राप्त कर लेते थे। कभी कभी तो ये इतनी शक्तिशाली हो जाते थे कि राजा की स्थिति प्राप्त कर लेते थे और स्वतंत्र शासक बन बैठते थे। युद्ध एवं शौर्य। सामंतों में सैन्य उपलब्धि व शौर्य प्रदर्शन की ललक रहती थी। क्यों? इससे उनकी शक्ति का अंदाजा बड़ा होता। और राजपूत सामंत अपने क्षेत्र को, अपने आप को अक्षत्रिय वर्ण का बताते हैं। ये युद्धों द्वारा अपने सैनिक जाति का साबित करने में लगे रहते थे कि हम सच्चे क्षत्रिय हैं। युद्धों को सामंत अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का जो है एक माध्यम मानते थे। अपनी सैन्य शक्ति कितनी है, चाहते थे कि युद्ध होते रहें। फलते इस काल में निरंतर युद्धों का बोलबाला भी था। इसी कारण से लूट मार की इच्छा से भी युद्ध होते थे। पड़ोसी राज्यों को अपना स्वाभाविक शत्रु माना जाता था। रोमिला थापर के अनुसार अब युद्ध एक महान समारोह बन गया था। थापर क्या कहती हैं? युद्ध एक समारोह बन गया था और समरभूमि में मृत्यु को महानतम सम्मान माना जाता था। शहीद होना, वीर गति को प्राप्त होना बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। तो उन जो सैनिक हो जाते थे ऐसे कोई वीर गति को, तो उनके परिवार वालों को गांव भी अनुदान में मिलते थे, किसने विशेष वीरता दिखाई। तो इसलिए बच्चों में बचपन से ही, जन्म से ही जो है ऐसे संस्कार डाले जाते थे कि वो डरे ना। स्त्रियों में भी ऐसी परंपरा विकसित हुई, ऐसा भाव विकसित हुआ। सती की परंपरा भी फिर इसी के कारण से आगे बढ़ी। किसानों की खराब दशा। सामंतीय सबसे ज्यादा नुकसान तो, क्योंकि एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था, हम पढ़ के आए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को हुआ। किसानों को एक ऐसा वर्ग आ गया था जिसने खेती करनी नहीं, और तो जमीन उसने ज्यादा ना ध्यान दिया, तो किसानों को नुकसान हुआ। वे जैसे ब्राह्मण तथा जमींदार कृषकों को, ब्राह्मण और जमींदारों को विशेष रूप से जगह मिली हुई थी, तो वो कृषकों को नौकर रखते थे। ये जो कुलीन वर्ग था, बड़ा वर्ग था, बिचौलिया वर्ग था। बौद्ध विहार भी अपनी जो मंदिर थे या बौद्ध विहार थे, वो भी अपनी भूमि पर खेती कराते थे किसी और लोगों से। अन्य सामंत भी भूमि किसानों को लगान पर देते थे तथा या किसानों से साझी व्यवस्था के आधार पर सीधी टाइप में जो खेती करवाते थे। तो नौकर व मजदूर रखते थे इस सारे काम के लिए। ज्यादातर ये शूद्र वर्ण से होते थे, कृषक या मजदूर। कुछ तत्कालीन ग्रंथों से पता चलता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, शोषण ज्यादा था, लाभ नहीं मिला उनको कभी। स्थिति बदतर होती गई। सामंती व्यवस्था ने और बदतर किया। बिचौलियों ने उनको बड़ा हिस्सा जो है उपज का वो हड़प लिया जाता था। सामंत छोटे छोटे बड़े कई तरह के थे, उनका आर्थिक बोझ अंततः खेती हरों पर ही पड़ता था। कई स्मृतियों से, कई ग्रंथों से भी इस चीज की पुष्टि हुई है। ये लोग भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कई कष्टदायी कर भी लगा रखे थे। बेगार, मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी, बेगार को विष्टि भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जबरदस्ती काम लेना। मध्य भारत तथा उड़ीसा जैसे कई क्षेत्रों में तो दान के रूप में दस्तकार, चरवाहे तथा किसान भी उनके गांवों के साथ दान प्राप्तकर्ताओं को सौंप दिए जाते थे। वेरी गुड, सब कुछ दान हो जाता था।
इनकी स्थिति मध्यकालीन यूरोप के कृषि दासों जैसी हो गई थी, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। ये अपनी जमीन तथा गांव को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इतने मजबूर थे। उसके बाद जो साहूकार थे, हमने पढ़ा था एक वर्ग साहूकार, ये भी काफी शोषण करते थे। जमींदारों और सामंतों के शोषण से कुछ बचता तो ये ज्यादा ब्याज लेकर जो है शूद्र वर्ण पर ब्याज की दरें और ज्यादा थी। अकालों की दशा में या कोई और जो उनके ऊपर घर में कोई महामारी आ गई या कोई बड़ा काम आ गया तो उस समय इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो हल बैल वन्य साधनों के साथ अपनी संतान तक को भी बेचने पर ये लोग बाध्य हो गए थे, इतनी स्थिति इनकी बिगड़ी हुई थी। अर्थव्यवस्था का संकुचन, दो बिंदु और रह गए हैं। इस काल में सामंतीकरण की प्रगति के साथ ही अर्थव्यवस्था में संकुचन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था कहाँ से रहेगी, अब कोई ज्यादा कोई व्यापार का और का तो काम चल नहीं रहा, तो मुद्रा का जो प्रचलन था वो कम हो गया, क्योंकि वस्तु विनिमय से ही काम चलने लग गया था ज्यादा। साथ ही रोमन साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार भी जो है समाप्त हो गया था और गांव में आत्मनिर्भर व्यवस्था उभर आई थी, काम चलाते थे वस्तु विनिमय के माध्यम से। मुद्रा में कमी के कारण ब्याज दरें भी अत्यधिक ले जाने लगी, इसका नुकसान हुआ। मुद्रा कम चलने लगी तो क्या हुआ, ब्याज दरें ज्यादा हो गई। तथापि इस काल में व्यापार की स्थिति को लेकर मतभेद हैं। कुल मिलाकर ऐसा नहीं था, सब जगह एक जैसा नहीं था। कुछ इलाकों में व्यापार अच्छा था, कुछ में नहीं था। जैसे बंगाल में और दक्षिण में व्यापार अच्छा था। तो लेकिन विमुद्रीकरण स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है भारतीय कुछ भागों में मुद्रा की कमी आई और ब्याज दरें बढ़ी। रोम व ईरान से विदेशी व्यापार का ह्रास हुआ या पतन हुआ। आत्मनिर्भर गांव, जो बिंदु हमने थोड़ा डिस्कस किया, ये बनते गए, ये ज्यादा संख्या में बनते गए। आत्मनिर्भर वस्तु विनिमय में ध्यान ज्यादा देने लगा। तो विकास की दृष्टि से सकारात्मक लक्षण ही था, वैसे गांव की दृष्टि से तो अच्छा भी था। दोनों ही बातें हैं। अलग अलग विद्वान, इतिहासकार, आर्थिक विचारक अलग अलग परिभाषाएं देते हैं और ये समय और काल के अनुसार भी चीजें बदलती रहती हैं, धारणाएं बदलती रहती हैं। जैसे आज कोविड के कारण से बहुत सारी तरह की धारणाएं बदली हैं, नई धारणाएं, नई विचारधाराएं विकसित होंगी, समाज संभलेगा, समाज गिरेगा। सामंतीकरण के कारण उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की, जो सामंतीकरण था उसके कारण जो उत्पादन होता था उसका उद्देश्य जो है वो केवल क्या रह गया था, स्थानीय आपूर्ति, स्थानीय आवश्यकता को पूरा करना, बस। कहीं बेचने बुनने का कोई उद्देश्य नहीं था। व्यापार के लिए उत्पादन नहीं था। इस क्रॉस का मतलब होता है नहीं, मैं जो लगा रहा हूं ताकि शॉर्ट में आपको समझाया जा सके। वैसे भी अधिक उपज का लाभ किसानों को तो मिलना नहीं था, तो इसलिए वो ज्यादा उगाते भी नहीं थे, ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था ज्यादा हिस्सा तो ले ही जाना है, जमींदार ले जाएगा, सामंत ले जाएगा, तो कम पैदावार को ही ठीक समझता था। क्योंकि अधिक श्रम करने पर भी उसको लाभ का कोई प्रोत्साहन मिलना नहीं, कोई इनाम मिलना नहीं, कोई फसल का हिस्सा मिलना नहीं। यही नहीं, सामंत इन किसानों से उत्पादन का ऊंचा भाग लेने के साथ साथ उन पर सड़क, सिंचाई सुविधा, सार्वजनिक निर्माण के रख रखाव हेतु भी अन्य कर लगा देते थे। अन्य कर जो कर पड़ा था हमने, सड़क का, सिंचाई का, और भी जिस भी चीज का कर उनको जी में आई लगा दिया। शोषण से मतलब था। कृषकों पर जो है दबाव बढ़ता गया और आखिर में उन्होंने सोच लिया भाई किसी तरह से बस जीवन निर्वाह हो जाए, इतना काम चल जाए। इस तरह से वो खेती विशेष प्रयास नहीं कर पाते थे। भारी बचत की कोई जरूरत नहीं थी। अर्थतंत्र एक बंद एक आर्थिक इकाई होता चला गया, एक बंद आर्थिक इकाई बन गया था सारा सिस्टम। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि सामंत किसानों की मेहनत से पैदा किए गए उत्पादन से प्राप्त आय को महलों के निर्माण में, सजाने पर, राजाओं के खर्चे पर, इन्हीं चीजों में ज्यादा खर्च किया जाता था। मंदिरों पर खर्च किया गया, रख रखाव में दान दिए गए। इसके अतिरिक्त धन इन कार्यों पर खर्च होने के कारण विकास का हो गया, अवरुद्ध हो गया। निष्कर्ष में हम पढ़ते हैं, स्पष्ट है कि भूमि दान व अन्य कारणों से जन्मी सामंती यूरोप के मैनर प्रणाली के न होते भी राजा की सत्ता को क्या किया, उसने कमजोर किया। वैसी नहीं थी
फिर भी राजा की सत्ता को कमजोर उसने किया, ये विशेषता मिलती जुलती है उससे। सामंत का जो सोपान क्रम में भी बंधे हुए थे, ये भी हमने पढ़ा है। इस व्यवस्था सोपानात्मक थी, दायित्व थे, कर्तव्य थे, अधिकार थे, ये सब हम पढ़ के आए हैं। उसी चीज को इसने रिपीट किया है। कुल मिलाकर साथ ही ग्राम स्तर पर किसानों तथा कृषि मजदूरों का शोषण हुआ, उन्हें अपनी मेहनत का प्रतिफल पर्याप्त नहीं मिला, नहीं मिलने के कारण वे जीवन निर्वाह कृषि की ओर या जीवन निर्वाह की चीजों की ओर बढ़ गए। तो ये आपकी थी सामंतवाद की, भारत में जो सामंतवाद था उसकी विशेषताएं। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर पूरी हो जाती है। आप इनको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।